हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th की, जिसमें से हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है जलवायु यानी क्लाइमेट। आज हम क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं। आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों तापमान, वायु, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता, वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होती है। मौसम जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में, एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। यानी जलवायु जो होती है वो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। जलवायु में परिवर्तन एक दीर्घकाल समय में आता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। मानसूनी जलवायु में एकरूपता एवं विविधता। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने में किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। दिसंबर की किसी रात लद्दाख के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है।
उपर्युक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती हैं। उदाहरणतः केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहाँ रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुँचता है। आइए अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को देखें। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मसीनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद 9 सेंटीमीटर से अधिक ही होती हो। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। उत्तरी पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 4000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा ओडिशा के तटीय भागों में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। इन सभी विभिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। अब देखते हैं यहाँ पे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिसमें से पहला है अक्षांश। पहला नंबर अक्षांश। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार पहले से ही जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तापांतर वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। अब दूसरा देखते हैं हिमालय पर्वत। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोक कर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। जल और स्थल वितरण। भारत के दक्षिण में तीन ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न
वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। समुद्र तट से दूरी। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूरी देश के आंतरिक भाग में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब है समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरणतः आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब देखते हैं उच्चावच क्या होता है। अब एक कोष्टक में दिया गया, इसको हम देख लेते हैं कि ITCZ क्या होता है। इसे हम कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं। इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत पर तापी निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। यह उत्तर पूर्व मानसून है। अब हम देखते हैं उच्चावच। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिम घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इस दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवनाभिमुख स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। अब देखते हैं भारतीय मानसून की प्रकृति कैसी है। भारतीय मानसून की प्रकृति। भारतीय मानसून की प्रकृति। मानसून एक सुपरिचित जलवायु घटक है, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे प्रेक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। मानसून की सही प्रकृति व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए हैं, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया है। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर के बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो, भारतीय मानसून।
अल नीनो एक जटिल मौसमी तंत्र है जो हर 5 या 10 वर्ष बाद प्रकट होता रहता है। इस कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम संबंधी चरम अवस्थाएं आती हैं। अल नीनो के कारण इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित अल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू के तट का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं जो अल नीनो है। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, जो समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता। तीसरा है कि प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या का घट जाना। चौथा, अल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने क्रिसमस के आसपास नजर आती है, इसलिए इसे बालक ईसा के नाम से भी जाना जाता है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990-91 में अल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून का आगमन 5 से 12 दिनों की देरी हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां क्या हो सकती हैं। तो इसको देखते हैं कि सबसे पहले मानसून कहाँ से उठता है और कहाँ हो जाता है। तो देखिए, पहले हम पश्चिमी घाट से देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 जून से मानसून यहाँ से उठता है पश्चिमी घाट से। इसके बाद 5 जून तक इस पूरे एरिया में वर्षा होती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इधर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ भी मानसून इसी समय आता है, यानी 5 जून और 1 जून के बीच। ये देखिए इस पूरे पोर्शन में। इसके बाद मानसून 10 जून तक यहाँ से मुंबई के तट से उड़ता है। इसके बाद इधर भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, इन सब क्षेत्र में वर्षा होती है। इसके बाद 15 जून तक आते आते इस पूरे एरिया में वर्षा होती है। उसके बाद 1 जुलाई तक इधर राजस्थान, 15 जुलाई तक इधर जो गुजरात का तट है। तो इस तरीके से जो 15 जुलाई तक है पूरे भारत में मानसून आ जाता है। ये सामान्य तिथियां हैं। कई बार होता है मानसून लेट भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तिथियां यही हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार है। जैसे पहला है कि मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना। दूसरा है मानसून में विच्छेद। तीसरा है मानसून का आरंभ। मानसून का आरंभ 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदी तापन ही मानसून पवनों के महाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है। निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। इन दशाओं में अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है।
इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 पूर्वी तथा 60 पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 उत्तर अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। देखते हैं कि मानसून का भारत में प्रवेश। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रावाधीन हो जाता है, जैसा कि चित्र संख्या 4.1 में दिया गया है। अब मानसून में विच्छेद। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होता है, जो निम्नलिखित है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। दूसरा, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगे। तीसरा, राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। मानसून का निवर्तन। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने से मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून पीछे हटने लगती है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी में जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। ऋतुओं की लय। भारत की जलवायवीय दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्षा को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं। पहला, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। शीत ऋतु। पहला, शीत ऋतु। पहला, तापमान। आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापांतर 21 सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है और पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण उपमहाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। दूसरा, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीत लहर ला देती हैं।
ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। यहाँ पे मानसून को समझना, देखिए कोष्टक में दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं क्या है। मानसून को समझना, मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों व उत्तरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती लगभग 18 दक्षिण तथा 149 पश्चिम तक, हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन 12 डिग्री 30 सेकंड दक्षिण और 131 पूर्व के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों मापदंडों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफी समय का पूर्वानुमान लगाता है। जो मानसून को मापने के जो मापदंड है वह 16 है। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा के निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान में वितरण प्रतिरूप शायद ही कोई बदलाव आता हो। उदाहरणतः तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। वायुदाब तथा पवनें, दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर यानी सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। दिसंबर के अंत तक चमकता। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान के एक छीड़ यानी उच्च वायुदाब का विकसित होना। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता है। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की सम भार रेखाएं उत्तर पश्चिमी भार पर सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती हैं। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती हैं। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इसकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी होती है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने से क्या भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं वर्षा क्या होती है। वर्षा, शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाममात्र होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा में
रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूरब की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच रहती है। कभी कभी देश के मध्य भाग में दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। तीसरा, जाड़े के महीनों में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। चौथा, उत्तर पूर्वी मानसून पौने अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती है। ग्रीष्म ऋतु तापमान। अब इसमें तापमान देखते हैं। मार्च में सूर्य कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई व जून उत्तर भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन का पठार दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिम भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। अब दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती है। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों के भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस शायद ही कभी नीचे आता होगा। अब देखते हैं वायुदाब और पवने। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म होने के कारण जुलाई के अंत में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसककर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबायमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिमी बंगाल तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिमी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पूर्वा पवने हैं। मध्य जून तक पवनों का अंत प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। अब आगे देखते हैं।
अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं, जो कई बार आधी रात तक चलती हैं। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती हैं। शुष्क एवं आर्द्र वायु संहतियों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। पहला है कि आम्रवर्षा। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्रवर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकाने में सहायता कर देती है। दूसरा है कि फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं इस वर्षा के कारण। तीसरा, काल बैसाखी। असम और पश्चिमी बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें, इसकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। तीसरा, लू। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु। मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदान में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं। भूमध्य रेखी गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ आर्द्रता भरी पवनों का अचानक प्रायः मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। ज्यों ही पवनें स्थल पर पहुंचती हैं, उच्चावच और उत्तर पश्चिम भारत पर स्थित तापी निम्न वायु दाब इनकी दक्षिण पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचते हैं। पहला अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की मानसून पवनें। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे तीन शाखाओं में बढ़ती हैं। पहला, इनकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं और ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चलती हैं। अंततः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुख ढाल पर पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच
भारी वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कोझीकोड, मैंगलोर, पुणे और बंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत से दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इन शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। दूसरा, मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीपी और कच्छ से टकराती है। वहां से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय के विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित आराकान पहाड़ियां एक शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवेश करती है। यहाँ यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापी निम्नदाब के प्रभावाधीन दो भागों में बट जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहां विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उप शाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। मासिनराम, यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट पर वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके दो कारण उत्तरदायी हैं। पहला, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। जो तमिलनाडु तट है बंगाल की खाड़ी की जो मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। दूसरा, यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। मानसून के निवर्तन की ऋतु। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ता जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायु दाब का केंद्र प्रायद्वीपी से पूरी तरह से हट चुका होता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है। तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध
उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक गर्म वाले महीने होते हैं। अब इसके पहले एक यहाँ पे दिया गया है चित्र। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद चित्र देखते हैं, क्योंकि इसके बाद ही समझ में आएगा क्या कहा है वो। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्ग से है, जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। भारत की परंपरागत ऋतुएं। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्षा को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जा सकता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती है, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे देखिए भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार महीने। ऋतु, बसंत ऋतु जिसमें चैत्र वैशाख का महीना होता है भारतीय कैलेंडर के अनुसार, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल। ग्रीष्म है ज्येष्ठ आषाढ़। फिर दूसरा मई जून। तीसरा है ऋतु वर्षा, सावन भाद्र या जुलाई अगस्त। शरद है अश्विन कार्तिक, सितंबर अक्टूबर। हेमंत है मार्ग शीश पौष, नवंबर दिसंबर। शिशिर माघ फागुन, जनवरी फरवरी। वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसे कि चित्र संख्या 43 में दिखाया गया है। चलिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व एवं उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों में कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा क्षेत्र है ये। अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र प्रायद्वीप के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्र तक सीमित रहता है। मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रारूप पहचानिए। मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है।
चलिए यहाँ पे देखते हैं चित्र, पहले यहाँ पे मैप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वर्षा, जैसे यहाँ पे जो ज़्यादा डार्क है वहाँ से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ये देखिए पश्चिमी घाट, ये पूरा एरिया पश्चिमी घाट, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और देखिए इसके बाद यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र जितना है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और मौसिनराम जो है वहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे जो हल्का डार्क है वहाँ पे 100 से 200, 100 से 200। तो यहाँ पे देखिए पूर्वी घाट, ऐसे 100 से 200 मीटर वर्षा होती है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब क्षेत्र 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पचास से 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है, तो ये देखिए यहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूरा एक पोर्शन 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। सब 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब हम लास्ट में आ जाते हैं जो 50 से भी कम वर्षा होती है। यहाँ पे देखिए दक्कन का पठार, यहाँ पे देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार दक्कन का। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे देखिए लद्दाख, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब हम आगे देखते हैं कि मानसून और भारत का आर्थिक जीवन कैसा है। आर्थिक जीवन, मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। क्योंकि भारत की 64% जनसंख्या भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है। दूसरा है हिमालय के प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। दूसरा है कि मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। चौथा है कि भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने और उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। छठवां है कि उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विभिन्नता में उजागर होती है। भूमंडलीय तापन, अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय तापन, आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। अपने भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते हुए आपने हरित गृह प्रभाव के बारे में सुना होगा। विश्व के तापमान में काफी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है।
इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 दीर्घ तरंगी विकिरण ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं। इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अत्यधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। दूसरा है कि प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 डिग्री सेल्सियस से भी ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसे कीटजन्य बीमारियां बढ़ेंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग अत्यधिक जलसिक्त और अत्यधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और परितंत्र में भी परिवर्तन होगा। जरा सोचिए, आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर से ऊंचा हो जाए तो भारत के तटीय क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। दूसरा है कि भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3। तीसरा है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है। तो इसका हो जाएगा यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। चौथा है कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करके भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर क्यों पसंद नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच।